नमस्कार दोस्तों, संस्कृत और धर्म कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि माघ के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और शिशुपाल वध जो कि महाभारत से लिया गया है, और इसमें शिशुपाल के वध के बारे में, कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध के बारे में महाकवि माघ द्वारा लिखा गया एक काव्य है। तो आज हम महाकवि माघ के बारे में, उनके कवित्व के बारे में जानेंगे कि उन्हें माघे शन्ति त्रयोगुणाः की संज्ञा क्यों दी जाती है। आखिर उन्होंने इतने सारे विद्वानों ने उन्हें इन शुक्ति से क्यों पुकारा, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको संस्कृत से संबंधित जो भी टॉपिक संस्कृत के हर एग्ज़ाम में काम आते हैं वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज महाकवि माघ के बारे में जानते हैं, इनके कवित्व के बारे में जानते हैं। हाँ, तो महाकवि माघ जिन्होंने अपनी काव्य के कारण, अपनी काव्य में उनकी इतनी प्रतिभा थी, वे काव्य का निर्माण करने में इतने निपुण थे। अपने शब्दों का प्रयोग वो अपने काव्य में कुछ इस तरह किया करते थे कि जितने भी विद्वान थे और जिन्होंने उनका काव्य को पढ़ा, जितने भी लोग उनके काव्य से प्रेरित हुए, वो उन्हें इन सूक्तियों से पुकारने लगे। और मुख्य बात ये कि माघे शन्ति त्रयोगुणाः, इसका मतलब हो गया कि उनमें 3 कवियों के गुण समाहित देखने को एक साथ मिलते हैं, इसीलिए उन्हें हम माघे शन्ति त्रयोगुणाः के नाम से जानते हैं। तो देखिए, माघे शन्ति त्रयोगुणाः, संस्कृत साहित्य के महाकवियों में माघ का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय आलोचकों ने माघ की पर्याप्त प्रशंसा की है। आलोचक माघ में कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पदलालित्य, इन तीनों विशिष्ट गुणों का समावेश एक स्थान पर बतलाते हैं। आखिर विद्वानों का कहना है कि कालिदास जो अपने काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, उन्होंने अपने काव्यों में उपमा अलंकार का जो इतना सुंदर ढंग से प्रयोग किया है, उसके लिए वे प्रसिद्ध हैं। और साथ ही साथ हम देखें तो भारवी, जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा निपुण कवि माने जाते हैं, और उन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की, जो कि एक बृहत्त्रयी महाकाव्य है। तो उनके काव्य में जो भी कुछ विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ दंडी जिन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की, उनके काव्य में जो भी गुण हैं, जो भी विशेषताएं हैं, इन तीनों कवियों के गुणों का एक साथ सम्मेलन हमें महाकवि माघ में मिलता है। इसीलिए महाकवि माघ को माघे शन्ति त्रयोगुणाः के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको ये श्लोक याद रखना होगा कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पतलालित्य माघे शन्ति त्रयोगुणाः, यानी कि इन तीनों कवियों के एक निश्चित निष्कर्ष के रूप में जो हम देखते हैं कि वो माघ के काव्य में हमें सब कुछ एक साथ मिल जाता है, इस कारण हम माघ को माघे शन्ति त्रयोगुणाः के नाम से जानते हैं। माघ की गणना संस्कृत के प्रमुख महाकाव्यों में की जाती है। उनके व्यक्तित्व महान है, उसमें कवित्व एवं पांडित्य का अपूर्व समन्वय है। जहाँ कालिदास में कवित्व, भारवी में व्यवहारिक राजनीति पटुत्व, भट्टी में व्याकरणत्व। भट्टी एक कवि है जिन्होंने भट्टी काव्य की रचना की। इनके नाम के आधार पर ही उसका नाम भट्टी काव्य है, एक्चुअल में उसका नाम है रावण वध। तो भट्टी काव्य में व्याकरणत्व और श्रीहर्ष में दार्शनिक पांडित्य पराकाष्ठा पर पहुंचा दिखाई देता है। यह माघ एक सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व से अलंकृत है। व्याकरण, राजनीति, सांख्य, योग, बौद्ध दर्शन, पुराण, अलंकार शास्त्र, संगीत, अश्वविद्या तथा हस्तविद्या जैसे ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर उनका असामान्य अधिकार है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ महाकवि माघ जो हैं वो व्याकरण, राजनीति, सांख्य, योग, पुराण, अलंकार यानी कि इन सब में निपुण हैं, जो कि हमें
अलग अलग सभी कवियों में ये गुण दिखाई देता है और साथ ही महाकवि माघ में हमें ये गुण एक साथ दिखाई देते हैं, इस कारण उन्हें माघे शंति त्रयोगुणाः की संज्ञा दी गई। फिर आगे हम लोग चलते हैं। माघ वस्तुतः कलावादी कवि हैं। उनका कवि शब्द एवं अर्थ का समान भाव से प्रशंसक है। मतलब इनके जो भी प्रशंसक रहे हैं वो इनके शब्द एवं अर्थ, यानी कि इन्होंने जो रचना की उसमें जो शब्द हैं वो और साथ साथ उसका जो अर्थ निकलता है उन दोनों के समान भाव से प्रशंसक हैं। इसीलिए इस संदर्भ में एक शुक्ति है, शब्दार्थो शत कविरेव द्वंग विद्वान अपेक्षते। ठीक है। नेक्स्ट, उनका व्यक्तित्व अक्षय काव्य प्रतिभा के आलोक से आलोकित है। निसंदेह उनका संपूर्ण काव्य प्रौढ़ एवं उदात्त शैली का उत्कृष्ट निदर्शन है। माघ परिष्कृत पद विन्यास के आचार्य हैं। माघ के प्रत्येक सर्ग में हमें ओजो गुण विशिष्ट कविता का विलास दृष्टिगत होता है। उनके पद विन्यास की घोर और गंभीर गति वर्ण चित्र को समाधित सौंदर्य और लालित्य प्रदान करती है। ज्ञान का अथाह सागर उनकी कविता में अर्थ की गरिमा को जन्म देता है। इन्हीं संपूर्ण विशेषता के कारण हम माघ को माघे शंति त्रयोगुणाः के नाम से जानते हैं। तो अगर आप लोग माघ के बारे में कवित्व में अगर कुछ लिखें तो इनमें शुक्ति को ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि बिना शुक्ति के संस्कृत का कोई भी सारांश लिखना फीका पड़ जाता है। इसीलिए संस्कृत में श्लोक जो भी यहाँ पर दिया गया है उपमा कालिदासस्य का, वो और साथ साथ इसमें जो शुक्तियाँ हैं उसको ज़रूर आप लिख दें, क्योंकि उससे आपका जो सारांश होगा वह कुछ ज़्यादा आकर्षक लगेगा। इसीलिए इसको ज़रूर ऐड करें, इसको बिल्कुल ना भूलें, इसको ज़रूर याद रखें। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। माघ ने कन्या की विदाई का बहुत ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। पर्वत पुबियाँ, नदियाँ उनके अपने पिता की गोद में निर्द्वंद्व भाव से लोटपोट करने के बाद पति समागम के लिए विदा हो रही है। इस विदा की बेला पर पिता के हृदय वियोग विह्वल होकर पक्षियों के कलवर के रूप में करुण क्रंदन कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ माघ कवि ने अपने काव्यों में एक बेटी और एक पिता के बारे में भी कुछ संदेश लिखा, जो कि यहाँ हमने संक्षिप्त में देखा। तो आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट, माघ के काव्य में अर्थ भरे पद की कमी नहीं है, इसीलिए मल्लिनाथ ने माघ के अर्थ गर्भित काव्य को पढ़कर लिखा था कि भाव से तरंगित रस सुधा सागर के प्रवाह में जो निमज्जित होना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए माघ का काव्य है। मल्लिनाथ जी जो कि महाकवि कालिदास के विशेष प्रशंसक हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा है। मल्लिनाथ जिन्होंने महाकवि कालिदास के ग्रंथों का उन्होंने भी उसमें विश्लेषण किया है, वही है मल्लिनाथ जी। तो उन्होंने ये बात कहा है कि माघ के अर्थ गर्भित काव्य को पढ़कर, ठीक है, उन्होंने लिखा कि भाव से तरंगित रस सुधा सागर के प्रवाह में जो खो जाना चाहता है उनके लिए माघ का काव्य है। माघ का भाषा पर और शब्दावली पर सामान्य अधिकार है। माघ के किसी प्रशंसक ने लिखा है कि माघ के प्रारंभिक 9 सर्ग पढ़ने के बाद शेष कोई शब्द नहीं है, यानी नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, यानी कि अगर उनका कोई 9 सर्ग को पढ़ ले तो उसके बाद कोई भी शब्द उसमें मतलब शेष नहीं है। उनको 9 सर्ग में ही सब कुछ ज्ञान मिल जाता है और महाकवि माघ के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कवित्व के बारे में हमें सब कुछ परिचय मिल जाता है। इसी प्रकार मेघे माघे गतं व्यय की उक्ति प्रचलित है, जो इस बात की साक्षी है कि माघ के काव्य को पढ़ते पढ़ते ही संपूर्ण अवस्था बीत गई, किंतु उसमें पारंगत न हो सके। तो आप इस सूक्त से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाकवि माघ का व्यक्तित्व और कवित्व किस चरम सीमा पर पहुंचा है। माघ काव्य में पदलालित्य की सत्ता विद्यमान है। संस्कृत साहित्य के रूपरेखा के लेखक माघ के विषय में लिखते हैं कि यद्यपि उनमें भारवी की परिमितता एवं गंभीर नहीं है, तथापि उनकी व्यंजना प्रणाली अनुपम एवं कल्पना अपरिमित है। माघ में कालिदास की उपमाएं भले ही ना मिले, फिर भी उनमें
ना सुंदर उपमाओं का अभाव है और न अर्थ गौरव की कमी है। पदों का ललित विन्यास तो निसंदेह प्रशंसनीय है। माघ की पदसैया इतनी अच्छी है कि कोई भी शब्द उनके स्थान से हटाया नहीं जा सकता। माघ का संस्कृत भाषा पर पूरा अधिकार है। नवीन शब्दावली का तो उनका काव्य आगार ही है। संस्कृत महाकाव्य की परंपरा में कालिदास के बाद दूसरा सशक्त व्यक्तित्व माघ का है। माघ अलंकृत पद शैली के कवि हैं। माघ में उपमा, अर्थ गंभीर और पदलालित्य एक साथ मिलने के कारण उन्हें हम माघे सन्ति त्रयोगुणाः या फिर काव्येषु माघः कहते हैं। ठीक है, काव्येषु माघः उनके काव्य का विशेष महत्व प्राप्त है, इसीलिए हम उनको काव्येषु माघः कहते हैं और तीनों गुण में संपन्न होने के कारण हम उन्हें माघे सन्ति त्रयोगुणाः कहते हैं। तो यही था माघ का कवित्व जो कि आपने पढ़ा कि इनका कवित्व कितनी चरम सीमा पर है और इनमें कितने गुण हैं। सभी कवियों का गुण एक साथ हमें महाकवि माघ में दिखाई देता है, तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाकवि माघ का अब हम नेक्स्ट वीडियो में महाकवि माघ के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इनके कवित्व के बारे में पढ़ा है, हम लोग इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म स्थान और इनके पर्सनल जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने जीवन कैसे बिताए और यही सब कि इन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की, साथ साथ ये भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।